हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई संहिता चालू करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हमने भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 पूरा पढ़ लिया है और आज से हम शुरू करेंगे BNSS 2023। ये 2023 का अधिनियम संख्या 22 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। इसमें टोटल 38 चैप्टर हैं और टोटल धाराएँ हैं कितनी 533। तो 38 चैप्टर हैं, 533 इसमें टोटल धाराएँ हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BNSS। पूरा नाम है इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हम देखते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। पहले इसका थ्रूली कौन से चैप्टर में कौन कौन सी धाराएँ दी गई हैं, कौन से चैप्टर किससे संबंधित है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम यही देखते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सी धाराएँ दी गई हैं, कौन सी धाराएँ पहले CRPC में थी उनको रखा गया है, कौन सी धाराओं को बदल दिया गया है, या फिर ऐसी कौन सी धाराएँ हैं जिनको हटा दिया गया है, या कुछ धाराओं को नया जोड़ा गया है जो कि CRPC में नहीं थी। तो उनके बारे में हम देखते हैं और भी लेते हैं आज। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक में टोटल 5 धाराएं दी गई हैं। सबसे पहली धारा है प्रारंभिक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसा कि कोई भी अधिनियम होता है, कोई भी संहिता होती है, सबसे पहली धारा यही होती है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक होगा और इसका प्रारंभ कब से होगा। दूसरी धारा है परिभाषाएं। थर्ड है निर्देशों का अर्थ लगाया जाना। फोर्थ है भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार, कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसके और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार किस प्रकार से किया जाएगा। और 5वां है व्यावर्ती। तो इस प्रकार से टोटल 5 धाराएँ दी गई हैं चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी में, जिसके बारे में हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे विस्तार से। आगे नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। जो दंड न्यायालय हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनका और कार्यालयों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये धारा 6 से शुरू होता है। धारा 6 है दंड न्यायालयों के वर्ग। दंड न्यायालयों को कौन कौन से वर्ग होते हैं, किस किस प्रकार के दंड न्यायालय होते हैं। सेकंड है प्रादेशिक खंड। धारा 8 है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है, क्या पावर्स हैं, वो सारा इसमें बताया गया है। 9 है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। सेशन न्यायालय हो गया, उसके बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट। और धारा 10 है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद में धारा 11 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 12 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनकी स्थानीय, जो हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए अभी, कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हो गए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए। इनके स्थानीय अधिकारिता क्या होगी उसके बारे में धारा 12 में पढ़ेंगे हम। धारा 13 में पढ़ेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अधीनस्थ होंगे। ये हो गया हमारा न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित धारा नंबर 9 से लेकर 13 तक। इसके बाद में आगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ से शुरू होता है, धारा 14। धारा 14 है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। धारा 15 है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जैसे इसमें हमने धारा 10 में पढ़ा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो वैसे ही इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है धारा 16 है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। जैसे कि हमने धारा 12 में पढ़ा था न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता, वैसे सेम इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता। और धारा 17 है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। और इसमें धारा 13 में भी यही था कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो ये सारी सेम इनमें व्यवस्था की गई है। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में, देन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहाँ से, धारा 14 से लेके कहाँ तक आ गए, 17 तक। और लास्ट में है 3 धाराएँ दी गई हैं अभियोजक के संबंध में। तो धारा 18 है लोक अभियोजक। धारा 19 से सहायक लोक अभियोजक। और 20 है अभियोजन निदेशालय। जो अभियोजन निदेशालय है उनके संबंध में उपबंध किया गया धारा 20 में। तो इस प्रकार धारा नंबर 6 से लेकर 20 तक चैप्टर 2 में आ गए हैं। इसके बाद है चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है, न्यायालयों की शक्ति। न्यायालयों की क्या शक्ति है वो इसमें हम देखेंगे, जो कि धारा 21 से शुरू होगा। धारा 21 से न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताया गया। तो धारा 21 से न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। इसमें यह बताया गया कि कौन से न्यायालय
अपराधों पे विचार कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से न्यायालय में कौन सा अपराध जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। धारा 22 में दंडादेश जो उच्च न्यायालय और शासन न्यायाधीश दे सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे दंडादेश हैं जो उच्च न्यायालय दे सकते हैं और शासन न्यायाधीश दे सकते हैं। नेक्स्ट है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, यानी मजिस्ट्रेट कौन कौन सी दंडादेश दे सकेंगे। धारा 24 है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना जिस पे लगाया गया है जुर्माना अगर नहीं दे पाता है, उसमें व्यतिक्रम हो जाता है, तो कारावास का क्या दंडादेश है। और धारा 25 है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। कोई एक ही विचारण है, उसमें कई अपराध के लिए अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे मामलों में दंडादेश कैसे दिया जाएगा, कितने दंड उसको दिए जा सकेंगे, उनके बारे में सारे ओपन किए गए हैं इसमें। अब नेक्स्ट है धारा 26 शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग। जो मजिस्ट्रेट को, न्यायालय को शक्तियाँ जो प्रदान की गई हैं उनका ढंग क्या है, उनका तरीका क्या है। धारा 27 है नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं। 28वां है शक्तियों को वापस लेना। जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनको वापस किस प्रकार से लिया जा सकता है। और लास्ट धारा है चैप्टर 3 की कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग में किया जा सकना। जो न्यायाधीश हैं और मजिस्ट्रेट हैं उनकी शक्तियों का उनके जो पद उत्तरवर्ती हैं, उनके बाद में जो उस पद पे आने वाले हैं पद उत्तरवर्ती हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकना, वो भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार चैप्टर 3 में धारा 29 तक है। इसके बाद है चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी क्या शक्तियाँ होंगी और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता किस प्रकार से प्रदान की जाएगी, क्या क्या सहायता होगी, वो सारा बताया गया चैप्टर 4 में, जो कि धारा 30 से 34 तक टोटल 5 धाराएँ हैं इसमें। तो पहले धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। इसमें बताया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ क्या है। नेक्स्ट है धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, यानी कि जनता की कब जिम्मेदारी बनती है मजिस्ट्रेट की और पुलिस की सहायता करने की। नेक्स्ट है 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, यानी कि पुलिस अधिकारी है उससे भिन्न कोई ऐसे व्यक्ति की सहायता जो कि वारंट का निष्पादन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सहायता। 33 है कुछ अपराधों की इतिला का जनता द्वारा दिया जाना। जनता द्वारा ऐसे कौन से अपराध है जिनकी इतिला दी जानी चाहिए। और लास्ट है इसमें ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। जो ग्राम में कुछ गांव में कुछ मामले होते हैं उनके संबंध में उस गांव में नियोजित जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रिपोर्ट करने का कर्तव्य क्या है उनका। तो ये 5 धाराएँ हैं टोटल, धारा 30 से 34 तक चैप्टर 4 में। इस प्रकार से चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 5 क्या है, चैप्टर 5 है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में ओपन किए गए हैं चैप्टर 5 में, जो कि धारा 35 से शुरू होता है। तो धारा 35 क्या है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार कैसे कर पाएगी, कब कर सकती है, वो सारे ओपन दिए गए हैं धारा 35 में। धारा 36 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। जो गिरफ्तारी है उसकी प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी है उसके क्या कर्तव्य होंगे, वो सारा बताया गया है इसमें धारा 36 में। धारा 37 है पदाविहित पुलिस अधिकारी। पदाविहित पुलिस अधिकारी कौन हो सकता है, क्या है ये पदाविहित पुलिस अधिकारी, इसके बारे में धारा 37 में बताया गया है। धारा 38 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जानी है तो वो पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है, ये उसका अधिकार है। 39 है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अगर किसी व्यक्ति को उसका नाम और अगर निवास स्थान अधिकारिता वाले जो अधिकारिता रखता है, जो पूछ सकता है, उसको अगर बताने से इनकार कर देता है तो क्या उसके गिरफ्तारी के क्या प्रावधान है। नेक्स्ट है धारा 40 की प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को कब गिरफ्तार कर सकता है और अगर इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया है। नेक्स्ट है धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कब की जा सकती है। धारा 40 में हमने प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पढ़ी है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तारी कर सकता है, और धारा 41 में है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
धारा 42 है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। जो सशस्त्र बल हैं उनके सदस्यों की गिरफ्तारी से क्या संरक्षण दिया गया है, उनको गिरफ्तार कैसे नहीं किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है। धारा 43 है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। जो गिरफ्तारी है वो किस प्रकार से की जाएगी, वो धारा 43 में है। धारा 44 में है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी होनी है और वो किसी स्थान में प्रवेश कर जाता है तो उसकी तलाशी लेने का अधिकार किसको है और इसकी प्रक्रिया क्या है, वो बताया गया धारा 44 में। धारा 45 है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। यानी कि जो अपना अधिकारिता का क्षेत्र है उसके अलावा किसी दूसरी अधिकारिता के क्षेत्र में अपराधी के पीछे करने का क्या पॉलिसी है, उसके संबंध में क्या ओपन किए गए हैं। और धारा 46 है अनावश्यक अवरोध न करना। जो कोई भी अनावश्यक अवरोध न करने के संबंध में ओपन किए गए हैं धारा 46 में। नेक्स्ट है धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना। जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी के आधारों की और जमानत के अधिकार की जानकारी दी जानी है। नेक्स्ट है धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। अगर जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है उसको गिरफ्तारी के बारे में और उसके नातेदार और मित्र को इसकी जानकारी देने की बाध्यता है। यानी कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पहली बात तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसके नातेदार या उसके कोई मित्र हैं उनको उनकी जानकारी देने की बाध्यता है, उनको जानकारी दी जाएगी। एंड धारा 49 है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जो गिरफ्तार व्यक्ति किया जाता है उसकी तलाशी की प्रक्रिया क्या है, वो धारा 49 में बताई गई है। धारा 50 आक्रामक आयुध का अभिग्रहण करने की शक्ति। जो आक्रामक आयुध हैं अगर वो किसी के पास पाए जाते हैं तो उनका अभिग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, अभिग्रहण करने की शक्ति किसके पास में है, क्या शक्ति है। नेक्स्ट है धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। जो अभियुक्त है उसकी चिकित्सा परीक्षा कब की जा सकती है, जब पुलिस अधिकारी प्रार्थना करता है, पुलिस अधिकारी रिक्वेस्ट करता है किसी चिकित्सा व्यवसायी से, तो वो आएगा धारा 51 में। नेक्स्ट है धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा परीक्षा। जो बलात्संग का बलात्कार का आरोपी है उस व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा परीक्षा। नेक्स्ट है धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसकी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किस प्रकार से परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जो गिरफ्तार व्यक्ति किया गया है उसकी शिनाख्त की जाती है कि यह वही अपराधी है, तो उसके संबंध में उपबंध किए गए हैं धारा 54 में। धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। जब पुलिस अधिकारी है वो वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त कर देता है अगर, तो क्या प्रक्रिया होगी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए, तो वो धारा 55 में बताई गई है। और धारा 56 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, किस प्रकार से ये मॉनिटर किया जाएगा, ये सारे उपबंध किए गए धारा 56 में। नेक्स्ट है धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के या फिर बाहर साधक अधिकारी के समक्ष में ले जाया जाना। उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना या फिर बाहर साधक अधिकारी के सामने ले जाना, तो इसके लिए क्या समय सीमा है, कैसे ले जाया जाएगा, ये सारे उपबंध किए गए हैं धारा 57 में। धारा 58 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 आवर से ज़्यादा निरुद्ध नहीं किया जाएगा, उससे पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। जो पुलिस है उसको उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाना गिरफ्तारियों की। धारा 60 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका उन्मोचन किस प्रकार से किया जा सकता है, किसके पास पावर है उनका उन्मोचन करने की। धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति है। अगर कोई अपराधी है जो कि निकल के भाग जाता है, तो अगर पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद वो निकल के भाग जाता है तो उसको फिर से पकड़ लेने की शक्ति है। और लास्ट है चैप्टर 5 की लास्ट धारा 62 गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। यानी कि जो अरेस्ट किया जाना है वो हमेशा
इस संहिता के अनुसार ही किया जाना है, इसके संबंध में ओपन किए गए धारा 62 में। तो इस प्रकार से चैप्टर 5 62 तक है। नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए क्या क्या आदेशिकाएँ कोर्ट से निकाले जा सकते हैं, जैसे कि समन हो गया, अरेस्ट वारंट हो गया, तो इनके बारे में इसमें ओपन किए गए हैं। तो सबसे पहले है समन के बारे में ओपन। समन के बारे में ओपन किए गए हैं धारा 63 से लेकर 71 तक। तो क्या है, सबसे पहले है समन। तो धारा 63 है समन का प्रारूप। समन का प्रारूप क्या होगा, जो समन जारी किया जाएगा हाजिर होने के लिए। 64 है समन की तामील कैसे की जाएगी। जो समन है उसकी तामील कैसे होगी, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, वो सारे ओपन किए गए हैं धारा 64 में। धारा 65 है निगमित निकायों और सोसाइटियों का समन की तामील। कोई निगमित निकाय हैं, सोसाइटी हैं, उनके ऊपर समन की तामील किस प्रकार से की जाएगी। धारा 66 में है जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब उनकी तामील कैसे होगी। जिन व्यक्तियों को समन किया गया है वो व्यक्ति मिल ही नहीं सकते हैं, तो उनकी तामील कैसे की जाएगी। नेक्स्ट है 67, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, यानी कि जब वो ऊपर हमने जो प्रक्रियाएँ पढ़ ली हैं उस प्रकार से अगर तामील नहीं हो पा रही है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेक्स्ट है 68, सरकारी सेवक पर तामील। जो सरकारी सेवक है उसके ऊपर समन की तामील कैसे की जाएगी। नेक्स्ट धारा 69 है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। अगर कोई व्यक्ति जिसको समन की तामील करनी है वो स्थानीय सीमाओं से बाहर रहता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से समन की तामील की जाएगी। धारा 70 है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत, यानी कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जब तामील करने वाला जो अधिकारी है वो उपस्थित नहीं हो अगर, तो ऐसी स्थिति में तामील के सबूत क्या होंगे। तामील के सबूत किस प्रकार से दिए जाएंगे। जब तामील हो गई है लेकिन जब सबूत दिया जाना है कि तामील हुई कि नहीं, उस टाइम पे वो तामील करने वाला अधिकारी अगर मान लो कि अवेलेबल नहीं हो सकता है तो क्या सबूत होंगे इसके। और लास्ट है समन का से संबंधित धारा 71, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। जो साक्षी है उस पर अगर समन की तामील करनी है तो डाक द्वारा की जा सकेगी। तो डाक द्वारा तामील करने की क्या प्रोसीजर है। इस प्रकार समन से संबंधित धारा 63 से 71 तक कंप्लीट हो गया। अब हाजिर होने के लिए विवश करने का दूसरी आदेशिका है गिरफ्तारी का वारंट। तो गिरफ्तारी का वारंट के संबंध में क्या बंद किए गए, कौन कौन सी धाराएँ हैं। तो धारा 72 से शुरू है गिरफ्तारी के संबंध में धाराएँ। 72 है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। जो गिरफ्तारी का वारंट है उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी अवधि क्या होगी। नेक्स्ट है धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। जो प्रतिभूति लेने के संबंध में निर्देश देने की शक्ति किसके पास है और क्या निर्देश दिया जा सकता है उसके संबंध में ओपन है धारा 73 में। धारा 74 है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। जो वारंट है वो किसको निर्दिष्ट किए जाएंगे। धारा 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, यानी कि पहले 74 में बताया गया है कि वारंट किसको निर्दिष्ट हो सकते हैं या हो सकेंगे, और 75 में है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, कब हो सकेंगे उसके संबंध में ओपन है। धारा 76 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। अगर कोई वारंट है जो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है तो उसके संबंध में ओपन किए गए धारा 76 में। 77 है वारंट के सार की सूचना। जो वारंट है उसके सार की सूचना उसके संबंध में ओपन किए गए हैं धारा 77 में। धारा 78 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है वारंट के तहत तो उसको तुरंत से न्यायालय के समक्ष लाए जाने के संबंध में ओपन। धारा 79 है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। वारंट को निष्पादित कहाँ किया जा सकता है उसके संबंध में है 79। धारा 80 है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अधिकारिता के बाहर अगर कोई वारंट है उसको निष्पादन के लिए अगर भेजा गया है तो उसके संबंध में ओपन किए गए हैं। और धारा 81 है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। धारा 80 में है अगर किसी को भेजा जाता है वारंट अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए तो उसके संबंध में उपबंध है। और धारा 81 में अगर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट निर्दिष्ट किया जाता है अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए तो उसके संबंध में उपबंध किए गए हैं धारा 81 में। उसके बाद है धारा 82 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध जो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी क्या प्रक्रिया होगी उसके बाद में। और धारा 83 है लास्ट उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। यानी कि इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो उसके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके समक्ष
क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो ये इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से पहले समन हो गया, दूसरा हो गया गिरफ्तारी का वारंट, तीसरा ऑप्शन है उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा, क्या उद्घोषणा की जाएगी और कुर्की के संबंध में क्या क्या उत्पन्न किए गए हैं, तो वो सारा इसमें आएगा। ये धारा 84 से शुरू होता है, तो धारा 84 है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। जो व्यक्ति फरार हो गया उसके लिए क्या उद्घोषणा की गई है। धारा 85 है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। पहले फरार व्यक्ति है उसके लिए उद्घोषणा, फिर उसकी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में क्या उत्पन्न किए गए हैं, तो वो आएगा धारा 85 में। नेक्स्ट है धारा 86, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। जो उद्घोषित व्यक्ति है, उद्घोषित अपराधी है, उस व्यक्ति की संपत्ति की पहचान कैसे करेंगे और उसकी कुर्की के संबंध में क्या उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट है 87, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ। जो कुर्की है, कुर्की के संबंध में अगर आदेश दे दिया गया है तो उसके संबंध में दावे कौन कर सकेगा और उसके संबंध में इसकी आपत्तियाँ कौन कर सकेगा और दावे और आपत्तियाँ करने के तरीके क्या हैं, तो उसके बारे में बंद किया गया है। नेक्स्ट है धारा 88, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। जो संपत्ति कुर्क की जा चुकी है उसको निर्मुक्त कैसे किया जा सकेगा, उसका विक्रय कब किया जा सकेगा और कब इसको वापस किया जा सकेगा, तो ये बंद किया गया धारा 88 में। और लास्ट है इसकी धारा 89, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। जो कुर्क संपत्ति है उसकी वापसी के लिए आवेदन जो किया गया है उसको नामंजूर करने वाला आदेश दे दिया गया है। कोई आवेदन किया गया है तो उसको नामंजूर करने के लिए आदेश दिया गया है, उस आदेश की अपील कैसे की जा सकेगी, अपील के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या उपबंध किए गए हैं, तो वो सारा आएगा इसमें धारा 89 में। तो उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित धाराएँ कंप्लीट हो गई। और लास्ट है इसका पार्ट आदेशिका संबंधी अन्य नियम। जो आदेशिकाएँ हैं उपस्थित होने के लिए विवश करने से संबंधित, तो उनके संबंध में अन्य नियम क्या है, तो इसमें 4 धाराएँ हैं टोटल। धारा 90 है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। या तो समन के स्थान पर वारंट किया जा सकता है या फिर समन जारी हो गया है तो उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जा सकता है, वो आएगा धारा 90 में। धारा 91 है हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। जो हाजिरी है उसके लिए बंद पत्र लिया जा सकता है, बंद पत्र लेने की शक्ति है। धारा 92 है हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। जो हाजिरी के लिए बंद पत्र लिया जा रहा है उसको अगर भंग कर दिया जाता है तो उसके संबंध में गिरफ्तारी की जा सकती है। और लास्ट है धारा 93, इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी वारंटों को लागू होना। जो ये चैप्टर है चैप्टर 6, उसके जो भी उपबंध हैं उसको सारे समन और गिरफ्तारी वारंट पे लागू होना। जो समन और गिरफ्तारी वारंट पे लागू होंगे। तो इस प्रकार न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए जो आदेशिकाएँ हैं उनके बारे में चैप्टर 6 था, जिसमें धारा 93 तक है। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 7 है चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। देखो चैप्टर 6 में था किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट के सामने पेश होना या किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए जो आदेशिकाएँ थी वो थी। और चैप्टर 7 में क्या है, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को कोर्ट में पेश करने के लिए, विवश करने के लिए आदेशिकाएँ क्या हैं। तो इसमें भी पार्ट बाय पार्ट बताया गया। पहले है पेश करने के लिए समन। तो समन क्या होगा, 94 है धारा, दस्तावेज या अन्य चीज़ को पेश करने के लिए समन। कोई दस्तावेज है या कोई अन्य चीज़ है उसको पेश करने के लिए समन है। और दूसरा है 95, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रियाएँ। जो पत्र हैं, तारों या तार के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, कोई सामान पेश करने के लिए, जो कि वारंट जब समन दिया जाता है पेश करने के लिए। दूसरा है इसका प्रकार टाइप समन के बाद में तलाशी वारंट। तलाशी के लिए वारंट कब निकाला जा सकता है, किसको दिया जा सकता है तलाशी वारंट, कौन तलाशी ले सकता है, इसके संबंध में उपबंध इसमें किए गए हैं। तो पहली धारा है इसकी, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, यानी कि तलाशी का वारंट कब जारी किया जा सकता है, कब तलाशी वारंट जारी करके तलाशी ली जा सकती है। दूसरा, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। यानी कि उस स्थान की तलाशी कब ली जा सकती है जिसमें कि चुराई हुई संपत्ति है, कूटरचित दस्तावेज है आदि, इनके का संदेह है उनका होने का। नेक्स्ट है धारा 98, कुछ प्रकाशनों के समयप्यत होने की घोषणा करने और उनके तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। जो कुछ प्रकाशन है उनको समयप्यत करने की घोषणा कैसे की जा सकती है और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है और किस प्रकार से तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है, वो आएगा धारा 98 में। नेक्स्ट है धारा 99,
समाप्रण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। अगर समाप्रण की घोषणा की जा चुकी है तो उसको अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में कब आवेदन किया जा सकता है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, वो बंद किए गए धारा 99 में। नेक्स्ट है धारा 100, सैदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। जो सैदोष परिरुद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए तलाशी के संबंध में क्या उपबंध है। धारा 101 है अपयत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। जो अपयत स्त्री हैं उनको वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति क्या है, किस प्रकार से विवश किया जा सकता है उनको वापस करने के लिए। और धारा 102 है तलाशी वारंटों का निर्देशन। जो तलाशी वारंट है उनका निर्देशन, इसके संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। धारा 103 है बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। जो कोई बंद स्थान है उसके बाहर साधक व्यक्ति है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो तलाशी लेने दें, उनकी तलाशी लेने देंगे वो। और तलाशी वारंट की लास्ट धारा है धारा 104, अधिकारिता के परे तलाशी में पाई जाने वाली चीज़ों का व्ययन। जो अधिकारिता से परे अगर तलाशी में कोई चीज़ें पाई जाती हैं जो अधिकारिता के बाहर हैं, अधिकारिता में नहीं है, तो उनके संबंध में उनका व्ययन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस प्रकार तलाशी वारंट धारा 96 से धारा 104 तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में है परकेंड, मीन्स जो बच गया है, जो इसमें नहीं आया, उनके संबंध में उत्पन्न किए गए हैं। तो इसमें धारा है धारा 105, सर्वदर्शी। जो इनके अलावा जो भी उपबंध किए गए हैं किसी वस्तु को पेश करने के संबंध में, तो वो क्या क्या उपबंध है, तो वो सारे इसमें आएंगे। तो क्या है इसमें, धारा 105 है सर्वदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। यानी कि जो भी तलाशी है और अभिग्रहण है उनका अभिलेख सर्वदर्शी साधनों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 106। धारा 106 क्या है कि कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। जो पुलिस अधिकारी है उसकी क्या शक्ति होगी कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने के संबंध में। नेक्स्ट है धारा 107, संपत्ति की कुर्की अभिग्रहण जब्ती या वापसी। कोई संपत्ति है उसकी कुर्की अभिग्रहण जब्ती और वापसी के संबंध में क्या क्या उत्पन्न किए गए हैं वो आएंगे धारा 107 में। नेक्स्ट है धारा 108, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश कब दे सकेगा। धारा 109 है पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। जो पेश किए गए दस्तावेज हैं उनको परिबद्ध करने की क्या शक्तियाँ हैं, कब उनको परिबद्ध किया जा सकता है, इसके संबंध में क्या उत्पन्न किए गए हैं। और धारा चैप्टर 7 की लास्ट धारा धारा 110 110, आदेशिकाओं के बारे में व्यक्तिकारी व्यवस्था। जो आदेशिकाएँ हैं उनके बारे में क्या क्या व्यक्तिकारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, इनके संबंध में उत्पन्न किए गए हैं इसमें धारा 110 में। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 7 तक ओवरव्यू देख लिया है, ये धारा 110 तक। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा चैप्टर 8 से शुरू करेंगे हम।